चारों ओर पुलिस के कुत्ते घूम रहे थे। पुलिस वाले अपने वॉकी टॉकी पे बातें कर रहे थे और पूरा मोहल्ला डरा हुआ था, क्योंकि आज पहली बार इस मोहल्ले में गोली चली थी। एक चीख गूंजी थी और एक लाश मिली थी। Fever Stories। एक अधूरी कहानी। एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। दरअसल भोपाल अपनी झीलों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ का खाना भी बहुत ही अलग नवाबी जायका रखता है, लेकिन इसकी कीमत या तो भोपाल छोड़ने वाले भोपाली समझते हैं या फिर घूमने आए टूरिस्ट। यह किस्सा शुरू हुआ था 4 दिन पहले, यानी 16 मार्च 1983 को। पंकज और विद्या कई सालों बाद भोपाल लौटे थे। स्कूल में दोनों साथ पढ़ते थे, फिर आगे की पढ़ाई करने दोनों शहर छोड़ के गए और फिर दोनों की बंबई में नौकरी लगी। दोनों ही बंबई में नौकरी कर रहे थे जब एक दिन अचानक दोनों की मुलाकात हुई और पुरानी दोस्ती में अचानक प्यार का तड़का लगा और दोनों ने घर वालों को बताया तो घर वाले भी खुशी हुए। भोपाल में शादी होने के बाद आज 5 साल बाद दोनों वापस आए थे, लेकिन इसलिए क्योंकि विद्या के पिताजी का देहांत हो गया था। विद्या माँ बाप की इकलौती लाडली थी और विद्या के पिता भोपाल के सबसे बड़े बिजनेसमैन तो नहीं थे, लेकिन हाँ 5 सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक जरूर थे। पंकज ने विद्या को उसकी मां के पास छोड़ा और अपने माता पिता से मिलने अपने घर चला गया। वहां उसने अपना सामान वगैरह रखा और नहा धो के वापस अपने माता पिता को लेकर और कुछ खाने का सामान लेके विद्या के घर पहुंचा। मातम का माहौल था। किसी तरह रोती बिलखती मां को समझा बुझा के विद्या ने थोड़ा बहुत खिला के सुलाया और फिर बंगले की बड़ी सी बालकनी में पंकज के साथ जाके बैठी। आंखों में आंसू लिए पंकज को बताने लगी। पापा बचपन में जैसे मुझे प्यार करते थे ना, बड़े होने के बाद भी वैसे ही करते थे। याद है जब हम लोग 10th में थे और मैं अपने बर्थडे पर स्कूल नहीं आई थी क्योंकि पापा मेरे लिए जो ड्रेस लाए थे उसके हिसाब से मुझे 10th में नहीं होना चाहिए था, बल्कि 10th क्लास का लड़का होना चाहिए था। विद्या ये कहते कहते रो पड़ी। पंकज ने उसे किसी तरह शांत कराया और फिर बोला, अब एक काम करते हैं, यहाँ का सब काम खत्म होने पे माँ को अपने साथ कुछ दिन के लिए बंबई ले चलते हैं। उन्हें यहाँ अकेलापन नहीं होगा। पंकज की बात बिल्कुल सही ही थी। विद्या भी यही सोच रही थी, तो दोनों में रजामंदी हो गई कि 15 दिन बाद विद्या की माँ को लेकर दोनों बंबई लौटेंगे। दिन गुजरा, रात को सब सोए और सवेरे सबकी आंख एक साथ खुली एक जोरदार दरवाजा खटखटाने की आवाज से। सबसे पहले पंकज ही उठ के दरवाजा खोलने गया। सुबह के 6:30 बज रहे थे। शायद रसोई में काम करने वाली शांता होगी। 7 बजे तक बाकी सभी नौकर भी आ ही जाते थे, लेकिन दरवाजा खोलने पे पंकज थोड़ा सा चौंका, क्योंकि दरवाजे पे शांता नहीं थी, एक लड़का था। थोड़े पुराने या शायद मैले ज्यादा कपड़े थे, दाढ़ी हल्की बढ़ी हुई थी। देख के लग रहा था जैसे कम से कम 2-3 दिन से खाना नहीं खाया होगा। और पंकज उससे कुछ कहता या पूछता, इससे पहले ही वो लड़का दरवाजे पे ही कुछ बड़बड़ाता हुआ बेहोश हो गया। पंकज ने उसकी बात सुनने के लिए उसे झंझोड़ा तो उसने साफ साफ उस लड़के को कहते हुए सुना, वो मेरे पापा थे, मुझे छोटी माँ से मिलना है, पापा, छोटी माँ। और इतना कह के वो लड़का पूरी तरह बेहोश हो गया। 2-3 घंटों के बाद उस लड़के को होश आया तो उसने देखा उसे एक पलंग पर लेटाया हुआ था। आसपास पंकज, विद्या और विद्या की मां थे, जिनकी आंखों में गुस्से और दुख को एक साथ देख पा रहा था वो लड़का। कमजोर सी आवाज में बोला, पानी मिलेगा थोड़ा। पंकज ने पास की टेबल पर रखा पानी का ग्लास उसे दिया। लड़के ने धीमे धीमे पानी पिया और बोला, मेरा नाम विनीत है छोटी माँ। मैं जानता हूँ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन
मेरी माँ के गुजर जाने के बाद पापा ने जितना हो सका मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैं यहाँ ज़मीन जायदाद या पैशन के लिए नहीं आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आया था और बताने आया था कि आपका एक बेटा है। पापा हमेशा आप दोनों की कहानियाँ सुनाया करते थे और कहते थे कि एक दिन हम सब साथ रहेंगे। विद्या के पिताजी बिजनेस के लिए महीने में 15 दिन भोपाल में रहते थे और बाकी के 15 दिल्ली में। विद्या और उसकी माँ भी कई बार दिल्ली गए थे पर विनीत को कभी नहीं देखा था। उससे पूछने पे विनीत ने आगे बताया कि वो दिल्ली में कभी था ही नहीं। पहले नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में था और फिर स्कॉलरशिप पे लंदन में पढ़ाई कर रहा था और आज वहीं सेटल्ड है और यहां सिर्फ अपनी छोटी माँ से मिलने आया था और हो सके तो उन्हें अपने साथ लंदन ले जाने आया था। विनीत को जन्म देने वाली उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही चल बसी थी, इसीलिए विनीत चाहता था कि छोटी माँ का साया उसके सर पे रहे। पंकज ने सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर बोला, अगर तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, तुम लंदन में रहते हो, तो ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा? विनीत ने पंकज को बताया कि वो 3 दिन पहले बंबई एयरपोर्ट पे उतरा था। उसके बाद भोपाल की ट्रेन पकड़नी थी, जिसे पकड़ने में देर हो गई तो ट्रेन चल पड़ी थी। दौड़ के ट्रेन पकड़ने के चक्कर में पंकज गलत डब्बे में चढ़ा तो जरूर, लेकिन चढ़ते वक्त उसका सूटकेस फिसल के ट्रेन के नीचे चला गया और उसी में सारे कागज, पैसे, पासपोर्ट वगैरह थे। अब उसे वापस दिल्ली जाना पड़ेगा ताकि दूसरा पासपोर्ट बनवा सके, बाकी कागज निकलवा सके। तो पंकज ने पूछा कि ये सब कैसे करेगा वो, पैसे तो है नहीं। विनीत ने जवाब दिया, देखिए जीजा जी, मुझे कहते हुए शर्म भी आ रही है और बुरा भी लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे 10 दिन बाद लंदन लौटना ही होगा। वहाँ मेरी बीवी है, बच्चे हैं। मैं बस यहाँ आप लोगों से मिलने आया था। फिलहाल आप अगर मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं लंदन वापस पहुँच के आपके पैसे लौटा दूंगा। बस पंकज जैसे इसी बात का इंतजार कर रहा था। विनीत के होठों से पैसों का जिक्र होते साथ ही पंकज ने विनीत को बुरा भला कहते कहते उस पर लात घूंसों की बौछार कर दी। एक अमीर आदमी की मौत हुई है तो ऐसे ठग तो आएंगे ही, कुछ हजार कुछ 100 ही मिल जाए, अपना काम तो चल जाएगा, यही सोच के आते रहते ना ऐसे लोग। ऊपर से बड़े आदमी को बदनाम भी कर लेंगे थोड़ा, क्या पता ब्लैकमेल करने को मिल जाए। विनीत चुपचाप मार खाता रहा। बदन में वैसे ही ताकत नहीं थी, थोड़ी मार खाई और वापस बेहोश हो गया। पंकज फालतू किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। ऐसे ठग अपना झूठ पकड़ा जाए तो दोबारा नहीं आते, और ऊपर से अगर यही कहानी उसने पुलिस को भी बताई तो बदनामी होगी। इसीलिए पुलिस को खबर ना करके बेहोश विनीत को एक नौकर के साथ मिलकर गाड़ी में रखा और सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गया और फिर वापस दूसरे घर के कामों में लग गया। कुछ ही दिन बचे थे श्राद्ध के काम में, तैयारियां काफी बाकी थी। रात तक पंकज ने सारे काम भी निपटा लिए पर बहुत थका हुआ था। सोचा एक ड्रिंक लेके सो जाता हूं। विद्या अपनी मां के पास ही सोएगी तो किसी को बुरा लगने का सवाल भी नहीं था। पंकज ने 2 ही घूंट मारे होंगे कि विद्या की चीख गूंजी। पंकज एक छलांग मार के पलंग से उतरा और ससुर जी की दीवार पर टंगी 2 नाली बंदूक उठाई और दौड़ पड़ा नीचे जहां से चीख सुनाई दी थी। और वहां पहुंच के देखा तो पंकज के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने देखा वही लड़का विनीत विद्या से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, बार बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और विद्या सुनना नहीं चाह रही थी, पीछे हट रही थी, पर यह विनीत मानने को तैयार नहीं था। रात का वक्त था, पता नहीं क्या चल रहा था। पंकज ने आओ देखा ना ताओ बंदूक तानी और गोली चला दी। गोली सीधे विनीत के सीने पे लगी और बस कुछ ही देर में उसके तड़पते शरीर को मुक्ति मिल गई। खबर करने पे पुलिस आई तो पंकज, विद्या और उसकी मां ने सब कुछ बताया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड बुलवाया कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ या उसके साथ कोई और तो नहीं था जो छुपा हुआ हो कहीं आसपास। लेकिन सब ठीक था, ना ही कुछ चोरी हुआ था और ना ही आसपास कोई और था। केस वेस जो होगा देखा जाएगा। रात बहुत हो चुकी थी लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। सवेरे सवेरे उजाला होते ही सबकी आंख लगी तो फोन बजा। कच्ची नींद से उठ के आंखें मसलती हुई विद्या उठी और फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक कड़क आवाज गूंजी। मिस्टर विनीत से बात हो सकती है क्या? विद्या को लगा ये कोई नया नाटक है तो रात के हादसे के बारे में कुछ ना बोल के बस इतना पूछा, आप कौन? उस आवाज ने आगे कहा,
मैं दादर थाने से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर कदम। एक्चुअली यहाँ दादर से ट्रेन पकड़ते हुए मिस्टर विनीत का सूटकेस ट्रेन के नीचे चला गया था। आरपीएफ वालों ने उसे उठा के हमें दिया तो पता चला कि वो लंदन से आए हैं और सिर्फ यही एक फोन नंबर था, भोपाल का। तो जरा उनसे बात करवा दीजिए। उनका सामान, पैसे, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ इसी में वैसे का वैसा ही है। वो आके एक बार देख लें तो हमारा भी काम खत्म हो। पूरी कहानी सुन के विद्या को सब कुछ एक झटके में समझ में आया। अपनी आंख के कोने से छलकते एक आंसू को पोंछते हुए बस 3 शब्द कह पाई, सॉरी, रॉन्ग नंबर। और विद्या ने फोन रख दिया। एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।